भारत की सड़कों पर ना आजकल एक बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स चल रहा है। हाँ, एक पैराडॉक्स तो डेफिनेटली है। वही तो, एक तरफ हम वो लोग हैं जो सब्जी वाले से 2 रुपए कम कराने के लिए पूरी जान लगा देते हैं, और अगर ट्रैफिक में देखा जाए तो हर चौथी कार मारुति की दिखती है, जो कि सस्ते मेंटेनेंस और बढ़िया माइलेज का सबसे बड़ा सिंबल है। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट में एक बिल्कुल अलग ही ट्रेंड चल रहा है। लोग अचानक से 20-25 लाख रुपए की एसयूवीज खरीद रहे हैं, उन्हें मैसिव सनरूफ्स चाहिए, और एक ऐसी कंपनी है जो प्रीमियम टेक और महंगे फीचर्स बेचकर रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बना रही है। मतलब हुंडई की बात हो रही है? हाँ बिल्कुल। तो इस डीप डाइव में हम ऑटो मार्केट के इन्हीं 2 दिग्गजों मारुति सुजुकी और ह्युंडई के बिजनेस मॉडल्स का एक इन डेप्थ एक्सरे करने वाले हैं। ये चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट पूरी तरह से बदल रहा है। सही कहा। और इस डीप डाइव के लिए हमने कई सोर्सेज को डीपली एनालाइज किया है, जैसे ऑटो मार्केट कंपैरिजन रिपोर्ट्स, तरुण गर्ग जो हुंडई के सीईओ हैं, उनका ईटी ब्रांड इक्विटी के साथ रीसेंट इंटरव्यू, और हुंडई मोटर कंपनी की 2030 विजन की ग्लोबल प्रेस रिलीज। और उसके साथ ही हमने फिनोलॉजी की फाइनेंशियल एनालिसिस और हुंडई की 2024-25 की एनुअल रिपोर्ट भी कवर की है, ताकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो सके। राइट। तो मिशन ये है कि समझा जाए कि इंडियन कार बायर आखिर चाहता क्या है। क्या अब लोग सस्ते और ज्यादा माइलेज वाली कार चाहते हैं, या उनकी पसंद अब सेफ्टी, टेक और प्रीमियम एसयूवीज की तरफ कंप्लीटली मुड़ चुकी है। ये सच में एक बहुत बड़ा क्लैश ऑफ फिलॉसफीज है। अगर हम 1 मिनट के लिए सिर्फ माइंडसेट की बात करें तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल्स आपस में टकरा रहे हैं। कैसे? देखिए, एक तरफ मारुति सुजुकी है जो प्योर वॉल्यूम और मास रीच पे फोकस करती है, वहीं ह्युंडई का अप्रोच एक प्रीमियम टेक इकोसिस्टम क्रिएट करने पर है। अच्छा। आज का कार खरीदार वैसा नहीं रहा जैसा 5 या 10 साल पहले था। तब सबसे पहला सवाल होता था कि कितना देती है, लेकिन आज हम एक ऐसे फेज में हैं जहां एक्सटीरियर डिजाइन और इन कैबिन एक्सपीरियंस परचेज डिसीजंस को ड्राइव कर रहे हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। भविष्य की स्ट्रेटेजी समझने से पहले ग्राउंड रियलिटी देख लेते हैं कि दोनों आखिर खड़े कहाँ हैं। बिल्कुल। मारुति सुजुकी का डोमिनेंस तो किसी से छुपा नहीं है। 2023 के नंबर्स देखें तो उनके पास 41.7% मार्केट शेयर है, जो कि एक मैसिव नंबर है किसी भी मार्केट के लिए। मैसिव से भी ज्यादा। उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि देश के 2304 शहरों में उनके 4564 टच पॉइंट्स हैं। मतलब जहाँ अच्छी सड़क भी ना हो वहाँ एक मारुति का सर्विस सेंटर मिल ही जाता है। वही तो। दूसरी तरफ जनवरी 2024 के डेटा के हिसाब से ह्युंडई 14.5% शेयर के साथ सेकंड पोजीशन पर है, जिसके लगभग 1419 सेल्स और 1606 सर्विस टच पॉइंट्स हैं। नंबर्स में डिफरेंस काफी बड़ा है। तो इसको मैं एक एनालॉजी से देखती हूँ। मारुति उस भरोसेमंद लोकल थाली की तरह है जो हर जगह मिलती है और पॉकेट फ्रेंडली होती है, जबकि ह्युंडई एक प्रीमियम फ्यूजन रेस्टोरेंट है जहां लोग एक नए टेक हैवी एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। ये थाली और फ्यूजन रेस्टोरेंट वाली एनालॉजी एक्चुअली इनके बायर पर्सोनास पे परफेक्टली फिट बैठती है। मारुति का जो कोर बायर है वो पूरी तरह से वैल्यू ड्रिवन है। रूरल मार्केट्स या मिडिल क्लास फैमिलीज की तरह। सही पकड़ा। उनके लिए कार एक यूटिलिटी है। उनकी पहली प्रायोरिटी फ्यूल एफिशिएंसी है और मेंटेनेंस कॉस्ट का कम होना है, और रिलायबिलिटी की इंजन 10 साल तक बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के चलता रहे। पर ह्युंडई का कस्टमर इससे अलग है। बहुत अलग। वो थोड़ा अर्बन और टेक कॉन्शियस है। उन्हें गाड़ी सिर्फ ए से बी तक जाने के लिए नहीं चाहिए, उन्हें एक पूरा एक्सपीरियंस चाहिए। वो इनोवेटिव डिजाइन और प्रीमियम इंटीरियर्स चाहते हैं, और शायद एडास जैसी चीजें भी। एग्जैक्टली, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स यानी एडास। और ये कोई छोटा फीचर नहीं है, ये एक्चुअली कार की स्टीयरिंग और ब्रेकिंग को एक्टिवली कंट्रोल करता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। वाओ। ह्युंडई का बायर इस कटिंग एज टेक के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने को पूरी तरह तैयार है। पर मुझे यहाँ एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि इंडियन मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव है। हाँ, ये तो एक जनरल परसेप्शन है। तो अगर सच में लोग अफोर्डेबिलिटी और माइलेज को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हैं, तो लोग 20 लाख रुपए एक ऐसी कार पर क्यों खर्च कर रहे हैं जहां फोकस माइलेज से ज्यादा बड़ी टच स्क्रीन्स पर है? ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा? देखने में लगता है। क्योंकि मारुति तो अपने हाइब्रिड्स पर फोकस कर रही है। जैसे ग्रैंड विटारा में उन्होंने माइल्ड और रोबस्ट हाइब्रिड्स दिए हैं,
और रोबस्ट हाइब्रिड वो गाड़ियां होती हैं जो लो स्पीड्स पर पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती हैं, जिससे सिटी ट्रैफिक में माइलेज अचानक से 20-25 किलोमीटर पर लीटर तक चली जाती है। तो अगर मारुति चलने की कॉस्ट इतनी कम कर रही है तो हुंडई अपने महंगे फीचर्स के साथ सर्वाइव ही नहीं, ग्रो कैसे कर रही है? क्योंकि वैल्यू की डेफिनेशन अब मार्केट में बदल चुकी है। तरुण गर्ग ने अपने रीसेंट इंटरव्यूज में शिफ्ट को बहुत क्लियरली पॉइंट आउट किया है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? एक वक्त था जब फ्यूल एफिशिएंसी पहली प्रायोरिटी होती थी और डिजाइन या फीचर्स लिस्ट में काफी नीचे होते थे। लेकिन आज डेटा दिखाता है कि परचेज ट्रिगर में एक्सटीरियर डिजाइन और ब्रांड रेपुटेशन नंबर 1 और 2 स्पॉट्स पर आते हैं। वेट, रियली? माइलेज अब टॉप प्रायोरिटी नहीं रही? बिल्कुल नहीं। लोग एक्चुअली एक सोशल स्टेटमेंट चाहते हैं अब, और ह्युंडई ने इस चीज को बहुत पहले भांप लिया था। इसलिए वो सिर्फ इंजन रिफाइनमेंट तक नहीं रुके, उन्होंने अपनी कार्स में ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक डाल दिया। ओह, वो ऐप से कार कंट्रोल करने वाला फीचर? हाँ, और अब वो एक कदम और आगे जा रहे हैं ह्युंडई पे के साथ, जो कि एक इन कार पेमेंट सिस्टम है। वेट, इन कार पेमेंट सिस्टम? तो बेसिकली वो चाहते हैं कि कार एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल से बदलकर एक फिनटेक प्लेटफॉर्म बन जाए। एक तरह से हाँ, लाइक डैशबोर्ड के अंदर एक पेमेंट ऐप। प्रिसाइसली। जब कोई ड्राइव थ्रू पर या टोल पर अपनी कार के डैशबोर्ड से डायरेक्टली पेमेंट करता है तो वो एक इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ओह वाओ! ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, ये कस्टमर को हैबिचुएट करने की एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। जब ऐसी टेक की आदत पड़ जाती है तो अगली बार कोई और ब्रांड की बेसिक कार खरीदने से पहले कोई भी 10 बार सोचेगा। ये तो उनका तरीका हुआ अपने कस्टमर को ब्रांड लॉयल बनाने का, बिना माइलेज वॉर में घुसे। बिल्कुल। और इसी इकोसिस्टम वाले अप्रोच की वजह से सेफ्टी नैरेटिव में भी एक इंटरेस्टिंग बैटल चल रही है। बेसिक कार्स में आइसोफिक्स, जो चाइल्ड सीट्स लॉक करने का सिस्टम होता है, या ABS देना, मारुति ने स्टैंडर्डाइज करना शुरू किया। हाँ, अपनी नेक्सा लाइन में स्पेशली। सही, लेकिन ह्युंडई प्रीमियम सेफ्टी पर खेल रहा है, लेवल 2 ADS, लेन चेंज असिस्ट और 360 डिग्री कैमरास देकर। पर अगर मार्केट परसेप्शन की बात की जाए तो सेफ्टी का झंडा तो एक्चुअली टाटा मोटर्स ने गाइड रखा है। टाटा ने उस नैरेटिव को पूरी तरह हाईजैक कर लिया। हाँ, उनके 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग्स की मार्केटिंग के जरिए। ये बहुत सही पॉइंट उठाया। टाटा ने सेफ्टी को एक इमोशन बना दिया पब्लिक के लिए। वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा ने SUV स्वैगर और उस माचो आइडेंटिटी पर कब्जा कर लिया है, थार और स्कॉर्पियो N के साथ। एग्जैक्टली। तो ऐसे में हुंडई के पास से क्लियर आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकती थी। सही बात है। अगर सेफ्टी टाटा के पास है, स्वैगर महिंद्रा के पास है और माइलेज तो ऑफ कोर्स मारुति के पास है, तो हुंडई क्या बेच रहा है? हुंडई ने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी को अपना डुअल पोजीशनिंग बनाया है। उनका नैरेटिव है कि हम टेक लीडर्स हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है जिसने हुंडई को एक्चुअली सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है, और वो है मार्केट का प्रीमियमाइजेशन और हैचबैक से SUVs की तरफ भागना। Here's where it gets really interesting. ये बहुत फैसिनेटिंग शिफ्ट है सच में, है ना? एक टाइम था जब हर किसी को ऑल्टो या स्विफ्ट या i10 चाहिए होती थी, लेकिन आज इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट में SUVs का हिस्सा लगभग 50% हो चुका है। और Hyundai के केस में तो ये नंबर्स और भी क्रेजी हैं। वही तो, उनकी टोटल डोमेस्टिक सेल्स का लगभग 69% हिस्सा सिर्फ SUVs से आता है। सिर्फ क्रेटा अकेले हर साल लगभग 2 लाख यूनिट्स बेच देती है। क्रेटा तो एक अलग ही फिनोमेना बन चुकी है। मतलब Hyundai अब एक हैचबैक कंपनी नहीं रही, वो एक SUV कंपनी बन चुकी है जो साइड में कुछ छोटी गाड़ियां बेचती है। और प्रीमियम बायर्स का डिजिटल शिफ्ट ने इसमें आग में घी का काम किया है। डिजिटल शिफ्ट मतलब ऑनलाइन सेल्स? हाँ, आज का बायर शोरूम आने से पहले YouTube रिव्यूज देखता है, फीचर्स कंपेयर करता है और सब कुछ ऑनलाइन करता है। आपको पता है Hyundai की 2025 की 35% सेल्स एक्चुअली ऑनलाइन लीड्स के जरिए जनरेट हुई हैं। ओह वाओ, पेंट मी सरप्राइज, 35% इज ह्यूज। लेकिन इतनी सक्सेस के बावजूद ना Hyundai की एक वीकनेस है। तरुण गर्ग ने खुद माना है कि उनके पास 6-7 सीटर फ्लैगशिप SUV स्पेस में एक गैप है। मतलब कोई बहुत बड़ी कमांडिंग SUV नहीं है उनके पास। राइट। वो अल्काजार फेसलिफ्ट से ट्राई जरूर कर रहे हैं, पर जब लोग एक फ्लैगशिप कार सोचते हैं जिसमें वो भौकाल या रोड प्रेजेंस हो, तो वो सीधा महिंद्रा के शोरूम चले जाते हैं। तो यहाँ पर आकर Hyundai की स्ट्रैटेजी थोड़ी क्वेश्चनेबल नहीं लगती क्या? किस सेंस में? देखिए, वो टेक लीड कर रहे हैं, पर उन्हें सेफ्टी में टाटा से लड़ना है, SUVs में महिंद्रा और टाटा दोनों से लड़ना है, और वॉल्यूम में मारुति तो है ही।
क्या हुंडई सबको हर फ्रंट पर हराने की कोशिश में खुद की अलग पर्सनालिटी नहीं खो रही? का इंटरनल नैरेटिव इसको लॉस ऑफ फोकस नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी कहता है। फ्लेक्सिबिलिटी, वो कैसे? उनकी स्ट्रैटेजी किसी एक पावर प्लांट पर पूरा पैसा लगाने की नहीं है। जैसे कुछ ग्लोबल ब्रांड्स ने कहा कि वो सिर्फ ईवी बनाएंगे और अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि ईवी डिमांड थोड़ी स्लो हो गई है। सही बात है। पर होंडाई का मॉडल है कि हम पेट्रोल भी बनाएंगे, हाइब्रिड भी, ईवी भी और फ्यूचर में हाइड्रोजन भी लाएंगे। मार्केट जहां शिफ्ट होगा उनके पास गाड़ी तैयार होगी। पर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए तो बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। बहुत हेवी। उन्हें एक बड़ा और रिस्की मूव लेना पड़ा है जो है उनका 45,000 करोड़ रुपए का मैसिव निवेश। वेट, 45,000 करोड़? हाँ, Hyundai ने मार्केट रेलेवेंस वापस पाने के लिए एक अग्रेसिव मास्टर प्लान अनाउंस किया है। FY30 तक यानी 2030 तक वो 26 नए लॉन्चेस करने वाले हैं। 26 लॉन्चेस, दैट इज इनसेन। जिसमें 6 EVs होंगे और 20 इंटरनल कंबशन इंजन यानी पेट्रोल और डीजल मॉडल्स होंगे। पर वेट, एक पॉइंट पर आकर क्या उनकी गाड़ियां एक दूसरे की सेल्स नहीं खा जाएंगी? कैनिबलाइजेशन का रिस्क। हाँ, कैनिबलाइजेशन। इसको वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए, रिस्क डेफिनेटली है, लेकिन उससे बड़ा रिस्क है स्टैग्नेशन की वजह से मार्केट शेयर लूज करना। Hyundai ने पिछले कुछ सालों में मार्केट शेयर इसलिए नहीं लूज किया क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स खराब थे। फिर क्यों? उन्होंने शायद इसलिए लूज किया क्योंकि उनके पास गाड़ियां बनाने की कैपेसिटी खत्म हो गई थी। कोविड के बाद डिमांड जब शूट अप हुई तो Hyundai के प्लांट्स फुल कैपेसिटी पर थे। ओह, इसलिए वेटिंग पीरियड सालों लंबे हो गए थे। एग्जैक्टली। इस बॉटलनेक को तोड़ने के लिए ही उन्होंने GM का पुणे प्लांट खरीदा है। ये उन्हें कैपेसिटी बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। लेकिन इस पूरे 45,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का सबसे रेवोल्यूशनरी हिस्सा उनकी ईवी स्ट्रैटेजी और लोकलाइजेशन में है। लोकलाइजेशन मतलब लोकल मैन्युफैक्चरिंग, यहीं इंडिया में, राइट? हाँ। इसको एक एनालॉजी से सिंप्लीफाई करते हैं। लोकलाइजेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाहर से महंगे इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स मंगवाने के बजाय अपनी रसोई में खाना बनाना। सही कहा। अचानक से वही प्रीमियम डिश आम लोगों के बजट में आ जाती है। लेकिन ईवी के केस में ये कितना बड़ा फैक्टर है? ये ईवी रेस का सबसे बड़ा डिसाइडर है एक्चुअली। एक ईवी में सबसे महंगा पार्ट उसकी बैटरी होती है। अगर आप बैटरी सेल्स और पैक्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं जैसे चाइना या कोरिया से, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और शिपिंग कॉस्ट्स भी। बिल्कुल। और डॉलर के रेट का फ्लक्चुएशन भी होता है जिससे कार का प्राइस आसमान छू लेता है। मास मार्केट तब तक कैप्चर नहीं होगा जब तक ईवी का प्राइस पेट्रोल कार के आसपास ना आए। तो Hyundai ने क्या किया इसके लिए? Hyundai ने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए 92% लोकलाइजेशन हासिल कर ली है। 92% मतलब गाड़ी का लगभग हर हिस्सा यहीं बन रहा है। हाँ, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लोकलाइजेशन की वजह से उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज में करीब $672 मिलियन की बचत की है। ओह वाओ, $672 मिलियन, ये तो ह्यूज है। ये सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, ये एक्चुअली सप्लाई चेन को ग्लोबल शॉक से आइसोलेट करना है ताकि कल को अगर इंपोर्टेड पार्ट्स महंगे हों तो उनके प्रॉफिट्स बचे रहें। और इसका ग्राउंड जीरो कहाँ है? इन्होंने चेन्नई में मोबिस इंडिया के साथ मिलकर एक स्टेट ऑफ द आर्ट बैटरी पैक असेंबली प्लांट शुरू किया, जिसके पहले फेज की कैपेसिटी ही 75,000 बैटरी पैक्स हर साल बनाने की है। अच्छा, और ये बैटरीज सबसे पहले किस गाड़ी में यूज होंगे? नई Hyundai Creta इलेक्ट्रिक में, जिसकी रेंज लगभग 473 किलोमीटर क्लेम की जा रही है। ये पहली ऐसी कार होगी जिसमें ये लोकली असेंबल्ड बैटरी होगी। मतलब डायरेक्ट टक्कर टाटा की ईवी डोमिनेंस से होने वाली है अब। पर ये तो हुई इंडिया की बात। ये सब उनके ग्लोबल विजन के साथ कैसे अलाइन करता है? Hyundai मोटर कंपनी का एक 2030 विजन है जिसके हिसाब से उन्हें ग्लोबल लेवल पर 5.55 मिलियन कार्स बेचनी है, जिसमें से बहुत सारी ईवीज होंगी, राइट? हाँ, 3.3 मिलियन कार्स कंप्लीटली इलेक्ट्रिफाइड होंगे। और इसमें एक टेक बहुत इंटरेस्टिंग है जिसे वो EREV बुलाते हैं, यानी एक्सटेंडेड रेंज EVs। EREV ये कब तक आएंगे? 2027 से आएंगे और क्लेम किया जा रहा है कि ये एक बार में 600 माइल्स यानी 960 किलोमीटर चलेंगे। वेट, क्या 960 किलोमीटर एक चार्ज में? मुझे ये मैकेनिज्म थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि प्योरली बैटरी पर इतनी लंबी रेंज देना तो अभी फिजिक्स के हिसाब से काफी मुश्किल लगता है। बैटरी बहुत भारी हो जाएगी। यही तो इस टेक का मास्टर स्ट्रोक है। EREV कोई नॉर्मल EV नहीं है,
इमेजिन कीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो चलती पूरी तरह बैटरी पर है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। तो बेसिकली एक जेनरेटर की तरह। एब्सोल्युटली। वो पेट्रोल इंजन डायरेक्टली पहिए नहीं घुमाता। इसका एक ही काम है बैटरी को चार्ज करना जब गाड़ी चल रही हो। ओह, तो रेंज एंजाइटी कंप्लीटली खत्म। एग्जैक्टली। जहां लोग इस डर में रहते हैं कि हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा, वहां ये छोटा इंजन ऑटोमेटिकली बैटरी रिचार्ज करता रहता है। ये सच में एक मैसिव गेम चेंजर हो सकता है उन लोगों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी भी थोड़ा हेजिटेंट है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए तो पिक्चर काफी साफ है। हाँ, चॉइसेस काफी क्लियर हो चुकी हैं अब। अगर कोई खरीदार प्योर वैल्यू चाहता है, उसे बेस्ट माइलेज चाहिए और एक ऐसी गाड़ी जिसे हर गांव शहर में सर्विस किया जा सके, तो मारुति आज भी प्रैक्टिकली अनडिस्प्यूटेड किंग है। और उसमें उनका हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला मूव उन्हें और स्ट्रांग बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी को कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रीमियम डिजाइन, एडवांस्ड सेफ्टी और फ्यूचर रेडी ईवी चाहिए, तो हुंडई अपने एसयूवी हेवी पोर्टफोलियो और लोकल इन्वेस्टमेंट्स के साथ एक बहुत मजबूत विकल्प दे रही है। सही समरी है। जब कोई शोरूम जाएगा तो वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं खरीद रहा, वो दो अलग अलग बिजनेस फिलॉसफीज में से एक को चुन रहा है। एक जो रीच पर फोकस्ड है और दूसरी जो प्रीमियम एक्सपीरियंस पर। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। लेकिन चर्चा को एंड करने से पहले मैं फिनोलॉजी रिपोर्ट से एक ऐसी डिटेल लाना चाहती हूँ जो इसमें एक थ्रिलर मूवी जैसा ट्विस्ट डाल देती है। अच्छा, वो क्या है? हमने अब तक बात की कि हुंडई कैसे मारुति से, टाटा से और महिंद्रा से लड़ रही है, पर हुंडई की सबसे बड़ी चिंता शायद बाहर नहीं है, वो उनके ही घर में बैठी है। आप किया की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली। हुंडई और किया का मैनेजमेंट ग्लोबल लेवल पर एक ही है, दोनों एक परिवार का हिस्सा है, लेकिन इंडिया में दोनों आपस में फियर्सली compete करते हैं। किया ने यहाँ आकर बहुत तेजी से अपना मार्केट बनाया है और अब वो 6% मार्केट शेयर तक पहुँच चुके हैं। और दोनों ब्रांड्स इंजन और प्लेटफॉर्म भी शेयर करते हैं इंटरनली। वही तो। ऐसे में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर अपनी पूरी रफ्तार पकड़ रहा है, तो क्या हुंडई को भविष्य में सबसे बड़ा खतरा सच में मारुति या टाटा से है, या फिर उनके अपने ब्रांड किया से? प्रिसाइसली। क्या उन्हें सबसे बड़ा कंपटीशन अपने ही परिवार के सदस्य से नहीं मिलेगा जो यूथ को और अग्रेसिवली टारगेट कर रहा है? क्या ये एक कैलकुलेटेड मूव है या फिर एक इंटरनल कॉर्पोरेट वॉर? इस नए और कॉम्प्लिकेटेड लैंडस्केप में आगे क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। और इसी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हम इस डीप डाइव को यहाँ खत्म करते हैं। इस चर्चा में बस इतना